दोस्तों नमस्कार। वो ब्रिक्स की बैठक हो, वो एससीओ की बैठक हो, वह एशियान देशों की बैठक हो या फिर वह G7 या G20 की ही बैठक क्यों ना हो, और तो और वो बैठक क्वाड की बैठक ही क्यों ना हो, भारत को प्रभावशाली और सक्रिय खिलाड़ी के तौर पर हमेशा देखा गया। लेकिन यह देखने की प्रक्रिया अक्टूबर 2024 के बाद से लगता है थम सी गई है। खास तौर से अमेरिका के राष्ट्रपति दूसरी बार जब ट्रंप आए और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में बड़ी हलचल मचती चली गई, तो भारत कहां पर खड़ा है, यह सवाल इतना बड़ा हो गया कि जब ऑपरेशन सिंगूर हुआ तो उस वक्त कौन सा देश किसके साथ खड़ा है, यह भी भारत को लेकर एक सवालिया निशान उस वक्त लगने लगा था। तो क्या भारत किसी एक निर्णायक मोड़ का इंतजार कर रहा है, जहां पर वो तय कर सके कि वह कहां पर खड़ा होगा? क्योंकि इस दौर में चीन पर भरोसा नहीं, लेकिन चीन की अर्थव्यवस्था और आर्थिक नीतियों को लेकर भारत साथ खड़ा है। इस दौर में रूस के साथ घनिष्ठता तो है, लेकिन अमेरिका का खौफ, अमेरिका का डर और उसके टैरिफ का डर इतना ज्यादा है कि इस चक्कर में कहीं भारत के व्यापारी डूब ना जाएं, इसीलिए भारत क्या सहमा हुआ खड़ा है। इस दौर में ईरान को लेकर जिस स्थिति में भारत खड़ा है, या फिर यह कहें इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर भी भारत की जो भूमिका इस दौर में नजर आई, अगर उसको एक व्यापक कैनवास में आप रखना चाहे तो एक सवाल यह भी होगा कि पश्चिमी देश या कहीं यूरोप के देशों के साथ भारत के संबंध कितने प्रगाढ़ हैं या नहीं हैं। अमेरिका के साथ और अमेरिका के नाटो कंट्रीज के साथ जो समझौते और जो रास्ते निकल रहे हैं, उसमें भी भारत कहां पर खड़ा है, यह भी एक सवाल है। तो क्या इसी वजह से भारत आज किसी के साथ खड़ा नहीं है, और इसीलिए क्या कोई ऐसा वक्त एक बार फिर आ सकता है जैसे सिंगूर में हुआ? तो क्या यह स्थिति भारत के साथ वाकई आ सकती है कि भारत के साथ कौन खड़ा होगा, यह सवाल है। क्योंकि नया सवाल तो वेनेजुएला के ऊपर हुए हमले को लेकर है। नया सवाल तो अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा खुले तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मंच के लिए यह ऐलान कर देना है कि हमने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पकड़ लिया, उठा लिया, गिरफ्तार कर लिया, उन पे नारकोटिक्स एक्ट लगा दिए, अब कार्रवाई होगी, अब हम संचालन करेंगे वेनेजुएला का। दुनिया दो हिस्सों में बंट चुकी है। वह कोरिया हो, वह चीन हो, वो रशिया हो, वह ईरान हो, वो मिडिल ईस्ट के देश हो, सभी ने विरोध किया है। लेकिन दूसरी तरफ यूरोप के तमाम देश, एक लिहाज से कहें तो ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, खुलकर अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ खड़े हैं। भारत ने भी एक पर्चा जारी किया, चिंता जतलाई जो वेनेजुएला में हुआ है। वेनेजुएला के लोगों के साथ भारत खड़ा है, इसका भी जिक्र किया। लेकिन सवाल यूनाइटेड नेशन के उस इंटरनेशनल चार्टर का भी है, जिस यूनाइटेड नेशन के भीतर प्रधानमंत्री ने कई बार भाषण देते वक्त खुले तौर पर इसका जिक्र किया है कि ताकतवर देश हर चीज को अपने हिसाब से परिभाषित क्यों करते हैं। भारत ने हालांकि टेररिज्म के जरिए इस बात का जिक्र किया, लेकिन नया सवाल यह भी है, क्या किसी देश की अपनी संप्रभुता और उस देश का अपना लोकतंत्र को जीने का तरीका दुनिया के ताकतवर देश तय करेंगे? हालांकि कल यूनाइटेड नेशन में इसको लेकर चर्चा होनी है। रूस और चीन चाहते हैं इस पर चर्चा हो, लेकिन इन सब के बीच भारत क्या चाहता है? भारत जिस दिशा में खड़ा है, अगर उस दायरे को भी एक समझने की कोशिश कीजिए, तो इस दौर में पहली बार बांग्लादेश भारत के हाथ से निकल चुका है, नेपाल भारत के हाथ से निकल चुका है। दोनों जगहों पर इसी बरस चुनाव होने हैं, और ये चुनाव क्षेत्रीय संतुलन को भी बनाएंगे और भारत की सुरक्षा को लेकर भी सवाल है। एशियाई देशों को लेकर नजरिया अमेरिका का जो अब तक रहा, उसमें भारत अमेरिका के सबसे करीब था। लेकिन इस दौर को देखिए तो अमेरिका के करीब भारत बिल्कुल नहीं है। अमेरिका कहीं ना कहीं पाकिस्तान को आश्रय दे रहा है, आगे बढ़ा रहा है। इसीलिए यह सवाल आज की तारीख में कहीं बड़ा हो चला है कि एक वक्त सबसे प्रभावशाली, सबसे सक्रिय
खिलाड़ी के तौर पर भारत की मौजूदगी, जो नई विश्व व्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय तौर पर वो ब्रिक्स की बैठक हो, वो क्वाड की बैठक हो, वो एससीओ की बैठक हो और खुद प्रधानमंत्री मोदी बीजिंग चले जाएं या चीन जाकर उस बैठक में शामिल हो जाएं, और इस पूरी प्रक्रिया में भारत के विदेश मंत्री जयशंकर तमाम जगहों पर एक ही वक्तव्य के आश्रय चलते रहे, हम पहले अपनी घरेलू जरूरतों को देखेंगे। और घरेलू जरूरतें अगर रशिया के साथ रही और अनुकूल रही तो आज क्यों नहीं है? घरेलू जरूरत अगर चीन के साथ आर्थिक समझौते का बल देती है तो फिर चीन पर भरोसा क्यों नहीं है? अगर मौजूदा वक्त में भारत की अपनी जरूरतें अमेरिका के साथ खड़ी हैं तो फिर टैरिफ पर कोई समझौता क्यों नहीं है? अगर भारत सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों के मद्देनजर ईरान को देखता है, फिलिस्तीन को देखता है, तो फिर इजराइल को लेकर सवाल क्यों नहीं? और इजराइल के साथ अगर संबंध इतने प्रगाढ़ हैं तो फिर जो अमेरिका और इजराइल एक रास्ते पर चलते हैं, भारत उनके साथ क्यों नहीं? हमें लगता है सबसे पहले भारत की जो प्रतिक्रिया निकलकर आई वेनेजुएला में जो कुछ हुआ उसके बाद, जो लगभग 10 लाइनों में लिखी गई प्रतिक्रिया है, जिसके मतलब मायने एक ही है, भारत की पैनी नजर है। वेनेजुएला में रहने वाले भारतीय वहां के भारतीय एम्बेसी से संपर्क में रहें, आवाजाही वेनेजुएला को लेकर बहुत जरूरी हो तभी करें, और इन सब के बीच वेनेजुएला में जो हुआ वह एक गंभीर मामला है। बात इसके आगे गई नहीं, दुनिया दो हिस्सों में बंट गई। कौन किसे तानाशाह मान रहा है, कौन यह कह रहा है कि कोई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को अपने चाहत के हिसाब से तय करना चाहता है और उसमें यूनाइटेड नेशन भी मायने नहीं रखता है। लेकिन भारत ने इन तमाम सवालों से खुद को दरकिनार किया है। हमें लगता है पहले देखिए भारत की प्रतिक्रिया क्या रही। अमेरिका के साथ भारत का कोई औपचारिक अलायंस नहीं है, भारत एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर है। तो क्या भारत स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर रूस के भी साथ है? क्या भारत स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर चीन के भी साथ है? भारत स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर ही क्या ब्रिक्स का हिस्सेदार है? क्या एससीओ की बैठक में शामिल इसीलिए होता है? क्या क्वाड की बैठक में पिछले दिनों जो बीजिंग में राजदूतों की बैठक हुई उसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका के साथ भारत के राजदूत भी मौजूद थे, तो क्या वो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है? G7 और G20 जो पिछले दिनों साउथ अफ्रीका में हुआ, वहां पर भारत ने जो सवाल टेररिज्म को लेकर उठाए और टैरिफ के आश्रय अंतर्राष्ट्रीय तौर पर नई बनती विश्व व्यवस्था को लेकर खड़े किए, और उसमें खुले तौर पर साउथ अफ्रीका ने साथ भी दिया। हालांकि इसका असर यह भी हुआ कि साउथ अफ्रीका अगले G20 की बैठक में अमेरिका नहीं जा पाएंगे, अमेरिका ने उसको बायकॉट कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ जो वेनेजुएला की घटना है उसको लेकर ब्रिक्स के देशों में अकेला भारत ही है जिसने किसी साइड को नहीं लिया। ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला ने तो यहां तक कह दिया कि दरअसल जो अमेरिकी कार्रवाई है यह पूरे तरीके से अनएक्सेप्टेबल है। जो उन्होंने शब्द यूज किया कि यह अनएक्सेप्टेबल लकीर को अमेरिकी राष्ट्रपति पार कर गए हैं। चाइना ने खुले तौर पर कहा हर हाल में आपको छोड़ना होगा वेनेजुएला के राष्ट्रपति को। रशिया ने इसे एक लिहाज से एक तरफा कार्रवाई करार दे दिया। और अगला सवाल यह भी हो गया कि उसी रशिया के साथ बेहतर संबंध बनाने की दिशा में अमेरिका बढ़ रहा है। अब वो रूस को दुश्मन देश नहीं मानता है, स्ट्रेटेजिकली नहीं मानता है, तो फिर भारत कहां पर खड़ा है? और भारत अगर कहीं खड़ा है या नहीं खड़ा है, तो क्या अमेरिका इस तर्ज पर भारत के साथ टैरिफ डील भी कर रहा है? क्या भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर में वो घुसने की कोशिश कर रहा है, डेयरी सेक्टर में घुसना चाहता है? भारत के भीतर वो चाहता है कि उसको एक सामरिक क्षेत्र मिले जहां पर वह अपने हथियारों और सेना की मौजूदगी को रख सके। वो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन इस दौर में कोई समझौता अभी तक हुआ नहीं है। भारत के समझौते चीन के साथ भी कोई इस तर्ज पर नहीं हुए हैं जिसमें यह मान लिया जाए कि हां अब दोनों देश एक साथ एक तरीके से आगे बढ़ेंगे।
दोनों की जरूरतें हैं। भारत के व्यापारियों से बात कीजिए तो वो अक्सर कहते हैं कि चीन का माल इसलिए क्योंकि ऊपर से दबाव है। वियतनाम का माल क्यों नहीं, इस पर कोई दबाव नहीं है। यानी ये ऊपर और नीचे की परिस्थिति में कौन सी विदेश नीति किस तरीके से काम कर रही है, ये क्या भारत के विदेश मंत्री जयशंकर से बेहतर कोई जान सकता है? जयशंकर खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में ढाका पहुंचे थे। वहां पहुंचे और वहां पर उन्होंने पाकिस्तान के पार्लियामेंट के स्पीकर से हाथ मिलाया। स्पीकर अपना परिचय देना चाहते थे जैसा उन्होंने कहा, लेकिन जयशंकर ने कहा नहीं, हम आपको जानते हैं। इस दौर में ढाका जाकर वहां के अधिकारियों से भी वो गले मिले या कहीं हाथ मिलाया उन्होंने। लेकिन एक ऐसी स्ट्रेटजी के तहत भारत आकर खड़ा है जहां पर भारत के अंदरूनी राजनीति का दबाव अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और विदेश नीति के सामने बिल्कुल उलट नजर आता है। बांग्लादेश ताजा उदाहरण है। बांग्लादेश T20 भारत के साथ नहीं खेलेगा क्योंकि उसके खिलाड़ी को आईपीएल से बाहर कर दिया गया और यह कहा गया कैसे कर सकते हैं साथ में। तो यह सवाल उसके आगे का है, क्या वाकई बांग्लादेश के साथ सारे रास्ते बंद हो चुके हैं? और बांग्लादेश के साथ जो आर्थिक समझौते हैं, चाहे वो पावर के क्षेत्र को लेकर हो, चाहे जूट को लेकर हो, क्या वो बंद हो चुके हैं? या फिर इस पूरी प्रक्रिया में भारत की देसी राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय विदेश नीति के मद्देनजर दोनों परिस्थितियां अब ऐसी टकराने लगी है कि एक वक्त का प्रभावशाली और सक्रिय खिलाड़ी भारत इस वक्त सिर्फ टकटकी लगाए दुनिया को देख रहा है। यानी एक ऐसी स्थिति, ऐसी तस्वीरें, वेनेजुएला के राष्ट्रपति जो 24 घंटे तक पहले राष्ट्रपति थे लेकिन आज की तारीख में वह अमेरिका के बंधक हैं। इन तस्वीरों को देखते वक्त आप कह सकते हैं कि भारत खड़ा कहां पर है, अमेरिका के साथ है या वेनेजुएला के साथ है? अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ खड़ा है या फिर वेनेजुएला के राष्ट्रपति जो बंधक बना लिए गए उनके हक में कुछ कहेगा? बिल्कुल नहीं। रूस और यूक्रेन के युद्ध के वक्त भी भारत शांति चाहता था, लेकिन कहां पर खड़ा था भारत? पूरे नाटो कंट्रीज यूक्रेन के पक्ष में थे। रशिया नाटो से हटकर, अमेरिका नाटो से हटकर रशिया के साथ संबंध बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा था। भारत शांति चाहता था। इस दौर में फ्रांस और सीरिया के तनाव के बीच भी भारत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इजराइल और ईरान का युद्ध ही देख लीजिए, उस दौर में भी चीजें निकल कर नहीं आई। अब इस दौर के भीतर जब ईरान को भी खुली धमकी अमेरिका दे रहा है, तो ईरान के सबसे बड़े नेता खुले तौर पर अब यह कहने से चूक नहीं रहे हैं कि अब हम दुश्मनों को उनके घुटनों पर लाकर रखेंगे। और इसका खुला समर्थन चीन कर रहा है, खुला समर्थन रशिया कर रहा है, खुला समर्थन मिडिल ईस्ट के देश कर रहे हैं। ये आवाजें क्या मायने रखती हैं अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कि भारत अपने आप में एक अकेला देश है जो सबसे पावरफुल है? और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अंतर्राष्ट्रीय साख इस वक्त क्या इतनी मजबूत है? क्योंकि हर किसी ने फैसला लिया। न्यूयॉर्क की सड़कों पर विरोध हुआ, डेमोक्रेट्स ने खुले तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति का विरोध किया, फ्रांस ने खुले तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति का साथ दिया, ब्रिटेन ने साथ दिया। लेकिन फ्रांस के भीतर लोग भी सड़क पर पेरिस में निकल कर आए। ये अलग अलग तस्वीरें दरअसल बहुत कुछ बयां करती हैं, लेकिन इन सब के बीच हमें लगता है उन तस्वीरों के साथ उन शब्दों को अब समझने की जरूरत है जहां पर एक सीधी लड़ाई दुनिया में आमने सामने आकर खड़ी हो चली है। क्योंकि वेनेजुएला के बाद कहीं ईरान तो नहीं, और खामनेई खुले तौर पर जब ये कह रहे हैं कि हम उन्हें घुटनों पर ला देंगे, तो अपने देश के लोगों के बीच हैं। याद कीजिए जब इजराइल और ईरान के बीच युद्ध हो रहा था, अमेरिका इजराइल के साथ खुले तौर पर खड़ा था और ईरान को लेकर पूरे मिडिल ईस्ट और रशिया और चाइना तक उसके साथ खड़े थे। और एक ऐसी परिस्थिति आई जिसमें एक तरफा सीज फायर करने की जरूरत पड़ गई। किसी तरीके से इजराइल पीछे हटा और उसके पीछे अमेरिका खड़ा था। यानी ईरान से पहले इजराइल को उस वक्त झुकना पड़ गया। नया सवाल यह भी है, अगर यह परिस्थिति दुनिया के सामने बन रही है तो इसकी वजह क्या है? और अगर वजह टैरिफ वार से शुरू हुई वह लड़ाई है
जिसमें अब मामला तेल का आ चुका है, तो एक बात तो तय है कि आने वाले वक्त में जिन देशों में तेल है वहां पर यह लड़ाई बड़ी होगी, क्योंकि अमेरिका उस रास्ते निकल पड़ा है। तो फिर भारत कहां पर खड़ा होगा? इस वक्त भारत रूस से उतना तेल नहीं खरीदता है। लगभग वो घटते घटते 32% पर आ गया, और उसके बाद और घटते घटते वो 21% पर आया, फिर 15% पर आ गया। जो तेल वो लगातार 30% छूट के साथ खरीद रहा था। दबाव अमेरिका का था, और दबाव अमेरिका का है। अमेरिका के साथ अभी भी टैरिफ पर कोई समझौता होगा या नहीं होगा, यह बातचीत चल रही है। यहां पर दो रास्ते निकल कर आते हैं, जिसका जिक्र जयशंकर और प्रधानमंत्री मोदी खुलकर कहते हैं कि हम किसी भी हालत में समझौता नहीं करेंगे, अमेरिका के साथ सामने नहीं झुकेंगे। यह फैक्ट है, और यह अच्छी बात भी है कि भारत मजबूती के साथ खड़ा है। लेकिन भारत मजबूती के साथ हर जगह सिर्फ खड़ा है क्योंकि भारत के व्यापारियों की स्थिति, जो खास तौर से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से जुड़े हुए थे, वह इस दौर में किस परिस्थिति के साथ हैं? क्या किसी ने इस दौर में कोई रिपोर्ट फाइल की? कॉमर्स मिनिस्ट्री के भीतर या कहीं पीयूष गोयल के दफ्तर में व्यापारियों ने अलग अलग क्षेत्रों को लेकर जो अपनी जरूरतों का पूरा कच्चा चिट्ठा भेजा है, वो चौंकाने वाला है। इसलिए चौंकाने वाला है क्योंकि उसमें वो अपने घाटे को देख रहे हैं। वो मिनरल का क्षेत्र नहीं है कि रेयर मिनरल वाला जिक्र है, वो तो ऑटो इंडस्ट्री से जुड़ी हुई बात है, वो कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई बात है, वो आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई बात है, वो भारत के जरिए जो एक्सपोर्ट होने वाला चावल था उससे भी जुड़ी हुई बात है। लेकिन रास्ता क्यों नहीं निकल पा रहा है, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका खुले तौर पर यह कह रहा है, और अमेरिकी राष्ट्रपति ने तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को बंधक बनाए जाने के बाद यह कह भी दिया, तेल जरूरत है हमारी, और अगर चीन चाहता है तो उन्हें भी तेल मिलेगा, वहां पर हर किसी को मिलेगा तेल, लेकिन तय हम करेंगे। यह तय हम करने की स्थिति में भारत क्यों नहीं आ पाता है? उसमें क्या मुश्किल है? अगर भारत एक बाजार है तो दुनिया को एक बाजार की जरूरत है। भारत अगर सामरिक तौर पर एक मजबूत देश है तो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हर किसी देश को डरना भी चाहिए। और भारत तो चूंकि परमाणु हथियारों से संपन्न देश है, बावजूद इसके पाकिस्तान को लेकर जो रुख चीन का है, पाकिस्तान को लेकर जो रुख अमेरिका का है, और इन सब के बीच पाकिस्तान बांग्लादेश से कितना करीब आ चुका है, और दोनों देशों के बीच सैनिक पहलकदमियां तक हो रही है, तो ऐसे में भारत कहां पर खड़ा है, यह सवाल तो कोई भी करेगा। इन सवालों के बीच हमें लगता है दो तस्वीर जरूर देखनी चाहिए। पेरिस में विरोध प्रदर्शन, न्यूयॉर्क की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन, और ट्रंप का खुले तौर पर कहना, हां मामला तो ऑयल का है। We'll be selling oil probably in much larger doses because they couldn't produce very much because their infrastructure was so bad. So we'll be selling large amounts of oil to other countries, many of whom are using it now, but I would say many more will come. ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भारत कमजोर देश है। भारत मजबूत देश है, क्योंकि याद कीजिए, जैसे ही बांग्लादेश का जिक्र होता है, इंदिरा गांधी का जिक्र होता है, बांग्लादेश का जिक्र होता है, तो उस वक्त अमेरिका का जिक्र होता है, जिसकी 7th फ्लीट भारत की दिशा में बढ़ चुकी थी। हथियारों से संपन्न अमेरिका भारत को रोकना चाहता था, लेकिन भारत की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी 1971 में नहीं रुकी, और वो जो चाहती थी वही हुआ, क्योंकि भारत से सटे हुए प्रदेश में भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट पर असर पड़ रहा था, और वहां पर जो पूर्वी पाकिस्तान उस वक्त मौजूद था, उसके जरिए पूर्वी राज्यों पर बहुत बुरा असर पड़ रहा था। और जो कुछ हो रहा था पूर्वी पाकिस्तान में, उसके बाद भारत ने जो तय किया, अमेरिका उसे रोकना चाहता था, भारत नहीं रुका, हालांकि उस वक्त रशिया का साथ था। तो सवाल यह भी है कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त रशिया का साथ क्या था? ऑपरेशन सिंदूर के वक्त क्या चीन के साथ जो हमारी आर्थिक समझौतों की कड़ी है, वह क्यों नहीं टूटी अगर चीन खुले तौर पर पाकिस्तान के साथ था? उस दौर में सिर्फ मौखिक तौर पर इजराइल ने ही भारत का साथ दिया था, अमेरिका तो लगातार पाकिस्तान के हक में था।
यानी तमाम दुनिया के देशों को अगर आप परखते चले जाइएगा, चाहे वह एशियाई देश हो, यूरोपीय देश हो, अमेरिकन कंट्रीज हो, उस दौर में जब भारत पहलगाम के बाद जिस संकट से गुजर रहा था, उसमें कोई भारत के साथ बिल्कुल नहीं था। और यूनाइटेड नेशन के भीतर भी टेररिज्म और पाकिस्तान को लेकर बड़ी जद्दोजहद भारत को करनी पड़ी। फिर भी भारत टेररिज्म का तमगा पाकिस्तान के ऊपर नहीं लगा सका, क्योंकि चीन साथ में खड़ा था। रशिया ने खामोशी बरती हुई थी। वो पहलगाम का जिक्र तो कर रहे थे, लेकिन टेररिज्म का जिक्र नहीं हो रहा था। यह स्थिति एससीओ की बैठक में भी आई, ब्रिक्स की बैठक में भी आई। ये बहुत सारे सवाल दुनिया भर के मंचों के जरिए, यानी 2024 के अक्टूबर में जब रशिया में ब्रिक्स की बैठक हो रही थी, तब तक भारत की मौजूदगी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जिस तेवर के साथ नजर आती थी, इस दौर में वाकई यह सवाल है कि ट्रंप जब जनवरी में पद संभालते हैं, जनवरी 2025 में, यानी ठीक साल भर पहले, तब से लेकर अब तक की परिस्थिति में क्या वाकई भारत उस मोड़ पर आकर खड़ा है जहां से किस रास्ते को पकड़ना यह बिल्कुल तय नहीं है, और एक निर्णायक मोड़ का वो इंतजार कर रहा है कि कोई ऐसी घटना घटे दुनिया के भीतर। तो इससे बड़ी घटना और क्या होगी? एक राष्ट्रपति ने दूसरे राष्ट्रपति को उठवा लिया। इससे बड़ी घटना और क्या होगी कि खुले तौर पर तेल का बिजनेस अमेरिकी कंपनियों के हक में अमेरिकी राष्ट्रपति खड़े हैं और वो चाहते हैं कि वहां पर सब कुछ उनके हवाले हो जाए। दुनिया में सबसे ज्यादा कच्चा तेल वेनेजुएला में है। इतना ही नहीं, बड़ी तादाद में वहां पर तमाम मिनरल्स भी मौजूद हैं। सब पर कब्जा चाहिए, तभी अमेरिका ग्रेट होगा। तो क्या भारत के भीतर की परिस्थितियां जिस भी शक्ल में इस दौर में हो, वो कहीं कमजोर साबित तो नहीं हो रही है? या फिर भारत को वाकई मौके का इंतजार है? या वो मानकर चल रहा है कि नई विश्व व्यवस्था में अलग अलग तरीके से देश ताकतवर होकर उभरेंगे? तो आखिर में एक क्षण के लिए जरा परख लीजिए मौजूदा वक्त की हकीकत। इजराइल और ईरान का युद्ध, रूस और यूक्रेन का युद्ध, फ्रांस और सीरिया के बीच का संघर्ष, अमेरिका और वेनेजुएला की मौजूदा घटना, भारत के पड़ोसी देशों की कतार में पहले पाकिस्तान, फिर श्रीलंका, फिर नेपाल, अब बांग्लादेश, उसके बीच में मालदीव का होना, इन सभी देशों के साथ जो एक भारत एक स्ट्रेटजिकली चीजों को लेकर चलता था, कहीं वो बड़ी इस दौर में चूक तो नहीं हो गई? यह सवाल तो है, लेकिन इस सवाल से बड़ा जवाब शायद दुनिया के सामने भारत दे सकता है। फिर किस बात का इंतजार है, शायद यह उससे भी बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।